अब देखो कुछ पॉइंट्स रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस को क्या पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग VSEPR थ्योरी पे पर बात करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल थोड़ा सा बताया था पर एक बार फिर से। द ऑक्टेट रूल दो यूजफुल इज नॉट यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि ये होना ही पड़ेगा। इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन का डुप्लेट की बात करते हैं तो ऑक्टेट रूल में आता है। तो जब हाइड्रोजन की बात होगी तो उससे तो डुप्लेट, वो तो ऑक्टेट वैसे भी नहीं कर सकता, उससे तो उसका तो वैलेंस शेल ही फर्स्ट शेल है, तो डुप्लेट हो गया। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट इज इन द ऑक्टेट रूल थ्योरी में ही आ जाता है। तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन इन्वॉल्व होते हैं, पर ज्यादातर कंपाउंड इन्वॉल्व ये सब सेकंड बेड के एलिमेंट है। और सेकंड बेड के एलिमेंट्स कैन नेवर एक्सपांड देयर ऑक्टेट, क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जगह ही नहीं होती है। तो एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मेनली सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। पहला एक्सेप्शन क्या होता है, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए। In some compounds, the number of electrons surrounding the central atom is less than 8. This is especially the case with elements having less than 4 valence, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, जैसे बोरॉन है, बेरिलियम है, लिथियम है। लिथियम में भी सेकेंड शेल तो है ही, 1s2 2s1। तो जैसे LiCl, Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और Li के 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑल्दो LiCl है आयोनिक कैरेक्टर एज वेल, पर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल देखे तो ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन। BH2, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। एस तो ठीक है, पर बेरिलियम का 4 ही हुआ। BCl3, ये Cl के यहां पे होंगे, Cl के 8 पूरे हो जाएंगे, पर बोरॉन के पास 3 ही होते हैं, तो Cl का 8 हो गया। लेकिन बोरॉन का 6 ही हुआ। BF3 भी इसी तरीके का हो जाता है, BX3 भी इसी तरीके का। तो इन जनरल तो ये lithium, beryllium and boron have 1, 2 and 3 valence electrons only. Some other such compounds are AlCl3, BF3, AlCl3 में भी ऐसे ही Al ये 3 होते हैं। ये भी इनकम्प्लीट 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हुआ इससे, ठीक है ना। तो एक तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
देन कम्स ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी है और उसमें जैसे यहां इनकम्प्लीट ऑक्टेट था लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इवन थे. पर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में इन मॉलिक्यूल्स विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे आपके पास एनओ है. एनओ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? एन के 5, ऑक्सीजन के 6, 11. तो अब यहां पे एनओ में एक तो टोटल ऑड हो गया, तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा. अब जो यहां पे एनओ में अगर हम ऐसे सोचें मतलब ऐसे सोचे कि ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया, पर अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 और बचे. तो यहां पे इसका तो 8 हो गया पर इसका 7 ही हो पाया. अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है. इसी चीज को हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. आठ हो गए, यहां 3 हो गए, तो इसके 8 हो गए, इसके साथ. ये दोनों आपस में दे आर कॉल्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उनमें पोजीशन ऑफ द एटम सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है. अच्छा, यहां पे फॉर्मल चार्ज की वैल्यू निकाले, तो इस वाले में यहां पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा? फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2. इसका फॉर्मल चार्ज 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग 3 माइनस 4/2. इसके भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 ही, तो ये भी. पर यहां क्या होगा? 6 माइनस 3 और यहां टोटल चार्ज 0 ही है, -1 +1 हो गया. तो अगर अच्छा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहां पे इधर भी एक 2 है, इधर भी 2 बॉन्ड है, यहां भी 2 बॉन्ड है, तो इसमें कोई पूछे ज्यादा स्टेबल का स्ट्रक्चर कौन सा होगा? पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं, बॉन्ड दोनों में सेम है, तो हम ये देखते हैं कि फॉर्मल चार्जेस कम किस में है. एक में क्या टोटल चार्ज तो 0 है, और इसमें फॉर्मल, इसमें दोनों में चार्जेस भी 0 0 है, और इसमें टोटल 0 है पर फॉर्मल चार्ज -1 और +1 है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और ये कम स्टेबल होगा. तो इनमें अगर मैं इसको 1 और इसको 2 बोलूं तो स्टेबिलिटी में टू विल बी लेस देन एनओ. तो ये हो गया. इन्होंने एक्चुअली एनओ ये वाला ही बनाया है जो ज्यादा स्टेबल था, पर एक स्ट्रक्चर ये भी है. देन NO2, NO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5. तो अब देखो, अगर हम ऐसे सोचे N इसका पूरा हो गया
इसका पूरा हो गया ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 ये, और यहां पे क्योंकि इसके 6 थे तो एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही किसके हो गए? तो सोचो 6 तो ऑक्सीजन के ही थे, पर NO2 माइनस तो है नहीं, चार्ज तो -1 है नहीं, तो ऐसा तो नहीं हमने NO2 माइनस बोला है, वी हैव सेड जस्ट NO2, तो एक्स्ट्रा तो आया तो है नहीं, तो एक्चुअली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन N के ही आ गए, तो N के क्या हो गए? 1 2 3 4, 5वां इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो यानी ये क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका हो गया, लेकिन इसके कितने हुए? 7 ही हुए। अच्छा, जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक्चुअली दिस इज, यहां पे ये अनपेयर्ड है, इस वाले में ये अनपेयर्ड है। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एक अभी हम पढ़ेंगे भी, एक रूल भी होता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में अगर एक स्ट्रक्चर में किसी एटम पे एक अनपेयर्ड है तो हर स्ट्रक्चर जो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उनके पास एक एटम और एक ही एटम ऐसा होना चाहिए इसमें अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन हो, ना कम ना ज्यादा। हाँ, ये हो सकता है किसी में एन पे है तो किसी में ओ पे हो जाए, बट नंबर ऑफ पेयर्ड एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर सब पेयर्ड है तो आप एक दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना सकते इसमें 2 अनपेयर्ड हो जाए या एक अनपेयर्ड हो जाए, देन वो एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दे हैव सेम पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। पेयर्ड अनपेयर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में विद अपोजिट स्पिन, तो दे आर नॉन बॉन्डिंग बट पेयर्ड। ये वाले बॉन्डिंग भी और पेयर्ड भी है, लेकिन ये जैसे नॉन बॉन्डिंग है बट अनपेयर्ड है। तो नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग अलग अलग हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, लेकिन पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। तो ये जैसे यहां पे क्या हुआ, ये हो गया। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? एक तो ये हो गया, इसमें फॉर्मल चार्जेस क्या हुए? 6 - 6 - 2/2 -1, इसका 5 - 1 - 6/2, 1 2 3 4 5 6 +1, और ये 0। अच्छा, एक ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल सिंगल हो चाहे डबल हो, उसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा। नाइट्रोजन पे अगर 3 बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो तो फॉर्मल चार्ज 0 होगा। अब 3 ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन 4 बॉन्ड हो जाएंगे और कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, तब इसका फॉर्मल चार्ज +1 हो जाएगा। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इन सब में फॉर्मल चार्ज तो इसमें दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का केस हो गया अगेन, पर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक भी होंगे, क्योंकि इसमें क्या है? अनपेयर्ड, क्योंकि अनपेयर्ड है ना, ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल भी है, और यानी दे विल बी अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट होंगे। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? एक में तो यहां सिंगल, यहां डबल बॉन्ड है, एक हो जाएगा इधर डबल बॉन्ड। पर ये इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, एनर्जी दोनों की एग्जैक्टली सेम होगी, स्टेबिलिटी एक जैसी होगी। हाँ, लेकिन इनका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, अभी बातें पढ़ेंगे, पर रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं ऐसे नहीं होते हैं कि कुछ देर के लिए थोड़ा है, कुछ देर के लिए थोड़ा है, या इक्विलिब्रियम में, ये कोई भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। एक कंबाइंड स्ट्रक्चर, इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जिनकी एनर्जी इन सब से मिलके कम होगी। जैसे अगर ये एक डायग्राम ड्रॉ करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है,
तो अगर ये 1 और 2 है तो ऐसे हो गए, ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, इनसे भी कम एनर्जी का होगा। मान लो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा हाइब्रिड, तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसके बीच का डिफरेंस। जैसे एनओ के केस में क्या होगा, एनओ के केस में ये जो 1 और 2 है इसमें भी ज्यादा एनर्जी किसकी, इस वाले की, 2 वाले की ना। तो 2 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, कम एनर्जी। पर एक्चुअल स्ट्रक्चर इससे भी कम का होगा। और इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गए। ClO2 एक इस तरीके का और एग्जांपल है, पर उसमें ऑक्टेट एक्सपांड भी होगा। इसमें 7 है, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम ऑड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक होगा ही। लेकिन देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स का सम ऑड नहीं आता है बट फिर भी वो पैरामैग्नेटिक। जैसे O2 है, O2 का कितना है, 6 + 6 12, पर फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स का सम वैलेंस का इवन है तो ये गारंटीड नहीं है, ज्यादातर केस में डायमैग्नेटिक होगा, पर ये गारंटीड नहीं है कि वो पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता है। पर अगर टोटल सम ऑड आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का तो वो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, expanded octet, elements in and beyond the third period, third और उससे beyond, of the periodic table have, apart from 3s and 3p, 3d ऑर्बिटल्स उनमें अवेलेबल होती है, ऑल्दो वो खाली होती है। In a number of compounds of these elements, there are more than 8 valence electrons around the central atom. This is termed as the expanded octet. Expanded octet या sometimes इसको सुपर ऑक्टेट बोलते हैं। सुपर ऑक्टेट बोलते हैं। The octet rule does not apply in such cases. Some of the examples are PF5, फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का 1 है तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग हुआ, इसका 8 हो गया, एक फ्लोरीन और आया, इसका भी 8 हो गया। पर फॉस्फोरस से कितने हो गए, 10।
अभी शेप को एक बार इग्नोर करो, वो मतलब दैट इज वन ऑफ द अगेन ड्रॉबैक कि वो शेप के बारे में लुईस थ्योरी कुछ नहीं कहता है। इन्होंने एक्चुअली शेप के अकॉर्डिंगली बनाया है, बट ये हम ज्यादा देर बाद बनाना शुरू करेंगे, अभी जस्ट हम लुईस डॉट शो बना रहे हैं। तो इसमें इसके तो 8 हो गए, इसके 10 हो गए, पर थर्ड पीरियड का है, रख सकता है, पर ये मिलता है फॉर्मल चार्ज। इन पे इस पे 0 आ जाएगा सब पे, और इसका भी क्या आ जाएगा 5, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या माइनस, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10। तो यानी कभी कभार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल चार्जेज और कम हो जाए, 0 हो जाए, तो अगर जगह है रखने के लिए तो क्यों नहीं एक्सपांड कर सकता है। बात तो बॉन्ड बनाने की, बात तो चार्ज कम रखने की है। तो ऑक्टेट एक्सपांड होना ऐसा कोई क्राइम भी नहीं है, कभी कभार मॉलिक्यूल अपने बेनिफिट के लिए ऑक्टेट एक्सपांड करेंगे। हाँ, ये अलग बात है, सेकंड पीरियड एलिमेंट लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, they cannot expand their octet because they don't have capacity to keep more than 8 electrons. SF6 again यही, यहां पे इन्होंने भी शेप नहीं बनाई, इसकी भी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया, ये फ्लोरीन के हो गए, तो फ्लोरीन के तो 8 हो गए सबके, फॉर्मल चार्ज भी 0 हो गया, और सल्फर के टोटल 12 हो गए, और फॉर्मल चार्ज इसमें भी कैसे 6 जी -0 बाई फॉर्मल चार्ज 0, तो ये हो गया H2SO4। पहले सल्फेट का बनाना सीख जाओ, तो अगर पहले मैं सल्फेट बनाऊं तो इन ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको ऐसे सोचो, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया इसको मैं, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस पे और इस पे, किसी पे भी आ सकता है, पर ये इस पे है, किसी दो पे, एक पे दोनों पे नहीं आएंगे, क्योंकि दैट इज अगेन चार्ज लोकलाइज हो जाना। कोशोटिक चार्ज जितना ज्यादा, अगर नेगेटिव चार्ज है -2 है, तो एक एक पे -1 बेटर देन एक ही पे -2। तो ये क्या होगा, अच्छा सल्फर का अच्छा यहां पे एक इसके और दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, यहां -1 अपने आप ही आ, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कौन आया, इसमें फॉर्मल चार्ज 0 और सल्फर का फॉर्मल चार्ज, पहले तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 8 है, ज्यादा हो भी नहीं सकते, और सल्फर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पर इसमें फॉर्मल चार्ज सल्फर का भी 6, इसका तो 0, सल्फर का बता रहा हूं मैं 6 माइनस, अब जैसे कोई ऐसे कर सकते, जैसे मान लो कोई ऐसा करे कि नहीं भाई, अच्छा सल्फेट ये है, अब यहां पे जो ये है आपका, अगर हम ऐसा बना लें,
तो दिस बिकम सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा हुआ स्ट्रक्चर आना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अब कोई ऐसा बोले कि ऐसा क्यों ना कर दें कि एक ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पे 6 है। अगर सल्फर को अपना ऑक्टेट, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक सिंगल बनाया, 8 हो गया, इसका 8 हो गया। पर ये इसको कोऑर्डिनेट कर दे, यानी इससे कुछ ले ही ना, तब भी इसके तो 8 हो गए, 8 हो गए, और सल्फर के भी 8 ही रहे। पर इसमें नुकसान क्या होगा, इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका भी माइनस, फिर तब क्या हो जाएगा 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग 6, बॉन्डिंग बाई 2, और सल्फर का 6 नॉन बॉन्डिंग एक भी नहीं है, और बॉन्डिंग 8 बाई। टोटल चार्ज अभी भी -2 ही है, बट सब पे -1, इस पे +2, तो दिस इज वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, तो इससे कहीं ज्यादा स्टेबल। हाँ, अगर सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपांड ही नहीं कर सकता तो बात लगती है, इट कैन, इसलिए। तो ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का। और कुछ एग्जांपल्स भी देख लो, H3PO4 फॉस्फेट, इतना समझ में है? पहले देखो एक बार, PCl5 भी हो सकता है इसी तरीके का, PCl5, PI5, PBr5, ठीक है। अब देखो, अब एक बार कुछ बातें हैं, फॉस्फेट। अगर सल्फेट के, क्योंकि सल्फेट के रेजोडिक स्ट्रक्चर पूछे, सल्फ्यूरिक एसिड तो यही है वैसे, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सोचता है कि इसके संग H बन जाए, यहां 2 ऐसे बन जाए, स्ट्रक्चर तो इसका ही बन सकते हैं। कि क्या होगा कि ये H एटम है, तो पर फिर भी क्योंकि हम पोजीशन ऑफ एटम नहीं चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रहेगा। लेकिन सल्फेट अगर है तो इसमें आपके पास ये जो डबल बॉन्ड रखने वाले हैं, 4 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड 2 को रखना है, तो 4 उसके तरीके 4 4 -1 6 तरीके हो जाएंगे, यहां पे इधर, तो इस तरह से। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा सल्फर ऑक्सीजन का, ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल पर, ये एक्चुअली रेजोडिक स्ट्रक्चर की जो कह सकते हो कि वो है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। कहां से आता है कि सल्फेट का जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि सल्फेट में सभी एसओ बॉन्ड एक जैसे लेंथ के हैं। पर अगर स्ट्रक्चर ऐसा है, कोई बोले नहीं स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ठीक है, 2 ऑक्सीजन को सिंगल मिल गया, 2 को डबल मिल गया, तब तो जो 2 डबल है वो शॉर्टर होने चाहिए, बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और जो लॉन्ग बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी शो करती है कि सभी के बॉन्ड लेंथ सेम है। दैट इज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा। कैसे, 1 तो सभी में, पर 2 पाई बॉन्ड 6 जगह पे घूम रहे हैं, 6 जगह घूमेंगे तो ये
4/। फॉस्फेट, फॉस्फेट में ऐसा होता है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों पे एक एक नेगेटिव, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। 4 है, 3 पे आ जाता है और 2 ये। इस पे फॉर्मल चार्ज -1, -1, इस पे 0, इस पे भी 0 फॉर्मल चार्ज। दिस इज फॉस्फेट। और HCpO4 क्या हो जाएगा? ये HCpO। फॉस्फेट में कितने रेजिड्यू स्ट्रक्चर होंगे? ऐसे सोचो, डबल बॉन्ड एक पे है, एक एक पर सब पे आ जाए, 4। बॉन्ड ऑर्डर, सिंगल बॉन्ड तो सब, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ PO क्या होगा? क्योंकि 1 तो सभी में, एक पाई बॉन्ड 4 जगह घूम रहा है। फिर एक स्ट्रक्चर ClO4- पर क्लोरेट, और भी बहुत से एग्जांपल है, वो हम आगे जब VSCPR पढ़ेंगे तब भर भर के एग्जांपल आएंगे। हम जो अगले 2 क्लासेस करेंगे उसमें, जो संडे का और ये वाला, उसमें एग्जांपल हो, मतलब काफी चीजें आ जाएंगी, ये भी आ जाएंगे और बाकी भी आ जाएंगे। और वहां पे हम इन स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका फिर से देख लेंगे। तो इसीलिए हम लुईस स्ट्रक्चर बनाने की, जैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रूल्स और दिए हुए होते हैं, बट पहली बात तो क्या है कि बियॉन्ड अ पॉइंट जो रूल्स हैं, मतलब किसी स्टैंडर्ड बुक में एक्चुअली कोई रूल नहीं होता है, वो आपको जब बनाना ही पड़ता है मैच करके। और दूसरा बात है, जो रूल है वो भी जो VSCPR में जब कुछ रूल पढ़ेंगे वो भी थंब रूल ही है। अगेन स्टैंडर्ड बुक में वो रूल नहीं दिए होते, लेकिन उससे हमारा काम चलता है, तो हम रूल सीखेंगे तो उससे जो हो पाएगा वो इनसे भी हो पाएगा। तो मतलब वो इसीलिए रिडंडेंसी ना हो, इसलिए अभी हम यहाँ रूल नहीं पढ़े, अभी हम स्टैंडर्ड तरीके से सीख रहे हैं। वहां पे एक रूल देखेंगे, उसके हिसाब से बहुत से स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें ये भी बनाएंगे। पर क्लोरेट और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड HClO4, पर क्लोरिक एसिड। ये क्या, Cl7 होता है, एक ही पे माइनस है, मतलब एक तो ऐसा हो गया, और बाकी जो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, अच्छा अब जैसे अब यहां पे इसका कितना वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 32 है, 24 + 7 + 1, देखो है क्या, देखो यहां पे 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, हो गया 32। फॉर्मल चार्ज इसमें -1 है, बाकी सब पे 0 है, Cl पे भी 0, 7 माइनस नॉन बॉन्डिंग 0, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पर Cl कैन एक्सपांड कि Cl थर्ड पेड का है, तो ये चीज हो गया। और HClO4 क्या हो जाएगा, ये माइनस हटा के OH, HClO4 में क्या हो जाएगा, ये HCl। तो ये सब केसेस हो गए ऑक्टेट एक्सपांड वाले, और भी बहुत से हैं, वो आगे देखेंगे, जीनोन के कंपाउंड और ये सब।
ठीक है। इंटरेस्टिंगली सल्फर आल्सो फॉर्म्स मैनी कंपाउंड इन विच द ऑक्टेट रूल इज ओबेड। ऐसा नहीं कि सल्फर को ऑक्टेट रूल डिसओबे करना ही है। अगर उसमें फॉर्मल चार्ज 0 है, चार्जेस नहीं बढ़ रहे हैं, ऑक्टेट तो चलेगा। जैसे एक HCl2, HCl2 में अगर हम देखें ये हो गया सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, Cl के साथ 8 Cl के भी हो गए, और यहां पे 8 Cl के और सल्फर के भी 8 ही, और फॉर्मल चार्ज इस पे 0, इस पे भी 0, इस पे 6 - 4 - 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलिए HCl2। Other drawbacks, it is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of the noble gases. However, some noble gases, for example xenon and krypton, also combined with oxygen and fluorine. ये पूरी की पूरी थ्योरी इस बात पे बेस्ड है कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, बट दे आर नोबल गैसेस। जब यू गो डाउन द ग्रुप, नोबल कैरेक्टर डिक्रीजेस। जीनोन एंड क्रिप्टोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करते हैं, क्रिप्टोन फ्लोरीन के, जीनोन ऑक्सीजन फ्लोरीन के संग। तो जैसे XCF2 बनता है, बहुत से कंपाउंड में XCF4 भी बनता है, XCO3 बनता है, KrF2 बनता है, XCOF2 बनता है। तो यानी पहली बात तो जो हमारा बेसिस था कि इनर्ट गैसेस के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो काम खत्म हो गया, इवन वो भी कुछ गैसेस रिएक्ट कर जाती है, यानी वो भी एक्सपांड कर सकती है, उन्हें वो भी इनर्ट नहीं है, बड़ा इनर्ट है, लेकिन उसमें भी एज यू गो डाउन द ग्रुप इनर्टनेस डिक्रीजेस। यानी ये वाली थ्योरी तो अकेली नहीं हो सकती कि ऑक्टेट थ्योरी इतनी ऐसी थ्योरी हो सकती है कि उसके बेसिस पे आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ऐसा होता तो फिर वो तो कभी भी रिएक्ट नहीं करने चाहिए थे। फिर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे वाटर है, उसकी स्टडी बताती कि वो वी शेप या एंगुलर टाइप शेप का मॉलिक्यूल होता है, CH4 टेट्राहेड्रल होता है, क्लाउड टेट्राहेड्रल शेप का होता है, PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, 2 पिरामिड ऊपर नीचे लगे ऐसे लगता है, SF6 ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, ऐसे ही अमोनिया पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। बट लुईस थ्योरी इन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करती है, वो तो क्या बताती है भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया या कभी एक्सपांड हो गया। तो शेप के बारे में ये कह सकते हो कि बिल्कुल साइलेंट है, तो इसका ड्रॉबैक ही है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, एनर्जी कम है ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो एक आइडिया लगता है, तो ये फिर भी कह सकते हो थोड़ा सा एनर्जी के बारे में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स और की बारे आ जाए कि फॉर्मल चार्जेस ज्यादा है या कम है, बट फिर भी मेन बात है कि तो शेप की। और रिलेटिव स्टेबिलिटी को ये भी वो रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्चुअली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब देखो फॉर्मली रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स
या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं. It is often observed that a single Lewis structure is inadequate for the representation of a molecule in conformity with its experimentally determined parameters. For example, the ozone molecule can be equally represented by the structures 1 and 2 shown below. ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके 8 पूरे हो गए. इस ऑप्शन में 2 थे, इस वाले के भी 6 हैं. इसके बाद अभी 2 लोन पे बचे हैं, लेकिन अभी ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा. दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आ जाएंगे. तो ये हो जाएगा टोटल स्पेस कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 3 18. तो इसका भी 8 हो गया और इसका भी. यहां ऑक्टेट एक्सपांड नहीं हो सकता, ठीक है. ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज इस पे 0 आएगा, इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा. तो इसमें सेंट्रल 6 -2 -6/2 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो +1 हो गया. यानी ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है. पर ऐसे में क्या बुराई है, ऐसा भी तो हो सकता है ना. और इसमें ये वाला 1 है, ये 2 है इक्विवेलेंट टाइप का. किसी का किसी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट और नहीं है, एक जैसे ही है. लेकिन फिर भी एक बार उस ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड, एक बार इसके पास सिंगल बॉन्ड है. तो अब जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड की होती है, जैसे अब O2 बनाते हैं केवल O2, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ 121 मिलती है करीबन. तो इसमें ये, तो यहां पे ये 120 148 होना चाहिए. लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी किया तो मिला कि ओजोन के अंदर दोनों ही जो ओ बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है. इन बोथ structures we have a O single bond and a O double bond O. The normal O single O and O double bond O bond lengths are 148 picometer and 121 picometer respectively. Experimentally determined oxygen bond lengths in the ozone molecule are same. एक्सपेरिमेंटली तरीके हैं डिटरमाइन करने के, स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीके, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक. तो उनसे पता चला कि नहीं, इनके तो जो दोनों ही बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ ना तो 121 है, 121 से थोड़ी सी बड़ी है, और 148 से आपकी छोटी है. तो यानी दोनों बॉन्ड एक जैसे हैं. तो रेजोनेंस क्या कहते हैं, जैसे यहां पे does the oxygen bonds in the ozone molecule are intermediate between a double and single bond. इंटरमीडिएट का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली एवरेज हो गया, बट बीच में है कहीं. Obviously this cannot be represented by either of the two Lewis structure shown above. The concept of resonance was introduced to deal the type of difficulty experienced in the depiction of accurate structures of the molecule like O3. According to the concept of resonance,
whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, similar not exactly same, तो इधर सेम और सिमिलर में फर्क है, पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, पर न्यूक्लियाई की जो पोजीशन है एटम्स वो नहीं बदलेंगे, इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एटम नहीं बोला पूरा, तो ये एटम के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, लेकिन न्यूक्लियाई की पोजीशन फिक्स्ड है, रिलेटिव पोजीशन, इसलिए उसको पोजीशन न्यूक्लियाई से करेक्ट वर्ड रहता है पोजीशन ऑफ एटम्स. बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो are taken as the canonical structure of the hybrid which describes the molecules. तो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं, किसी में ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं, किसी में कम बॉन्ड हो सकते हैं. चार्जेस टोटल सेम ही रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में चार्ज तो वही है, लेकिन फॉर्मल चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, सम सेम रहेगा. नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड सेम रहेंगे, अगर अनपेयर्ड नहीं है तो किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड नहीं होगा. Position of the nuclei will remain same. Total valence electron will remain same. तो thus for ozone, the two structures shown above constitute the canonical structures or resonance structure या contributing structure and their hybrid, that is the third structure. जैसे अभी बता दो ना, एक डायग्राम बनाया था, तो एक हमने बनाया ये, तो इसका हाइब्रिड क्या होगा, दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया. ये सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो गया, डबल बॉन्ड से कम बॉन्ड ऑर्डर हो गया. तो ये वो 3 है, तो इसकी जो एनर्जी प्रोफाइल होगी वो ऐसी होगी, 1 इधर है, 2 भी इधर है इस लेवल पे, तो 3 इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर. और ये जो डिफरेंस है, दिस इज रेजोनेंस एनर्जी. ये जो डिफरेंस है तो इसे डबल हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड. जैसे कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो स्ट्रक्चर को देखते हैं. इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओ का सिंगल बॉन्ड तो है, एक पाई बॉन्ड है, दो में घूम रहा है ना. अच्छा, जो मैंने ये देखा था, ये वाला, इसके कितने यूनिट स्ट्रक्चर होंगे, चार. एक बार एक इस पे माइनस, एक बार इस पे माइनस, सही होता है. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एक तो सभी पे है, 3 पाई बॉन्ड, 4 में घूम रहे. ठीक है. अच्छा, अब देखो कार्बोनेट को बनाओ, पिछली आई बनाया था, कार्बोनेट बनाओ.
इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, फिर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओ। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे, कंबाइंड स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसमें चार्जेस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहां पे देखो, इसमें तो +1 ही था, लेकिन इसमें -1 एक बार यहां था, एक बार तो ये हो जाएगा -12 एंड, समझे, इस तरीके से ये बनाओ। कार्बोनेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट ऑलरेडी हम बना ही चुके हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, चौबीस। कार्बन शुड बी द सेंट्रल एटम, यूनिक है। किसी दो ऑक्सीजन पे एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मान लो ये हो गए, कार्बन पे 4 और ऑक्सीजन पे 6 ही है, ये हो गया। ऑक्टेट एक्सपांड कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज अभी सेकंड पीरियड के। तो इसका भी 8, इसका 8, इसमें -1 चार्ज, चाहे तो फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले से निकाल लो, 6 - 6 - 2/2, यहां पे 0, यहां भी 0। पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ये बताती है कि इसमें सभी कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम है एंड बॉन्ड एनर्जी सेम है। तो एक बार ये होगा, एक बार यहां डबल बॉन्ड, और एक बार अगर ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें फॉर्मल चार्ज -1 होगा। बाकी फॉर्मूले से निकालो, कटने की जरूरत नहीं है। तो ये और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, टोटल चार्ज इसमें मिला के -2 है, तो सब पे -2/3, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO 1 +
ठीक है, 4/3। एनर्जी प्रोफाइल, अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोलता हूं, और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, दिस इज लेट्स कॉल इट 4। 1, 2 और 3 तो एक जैसा एनर्जी के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, और ये इससे सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एंड दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। नाइट्रेट का बनाओ, नाइट्रेट में ऐसा हो जाएगा, नाइट्रेट दो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह हो जाएगा, और एक क्योंकि नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मान लो ये आ गया ऑक्सीजन पे, तो एक तो नाइट्रोजन ने ये बना लिया, इससे 2 इससे बना लिए, अब इसके 2 बच गए, तो ऑक्सीजन तो एक्सपांड नहीं कर सकता ना। अगर तुम यहां डबल बना दोगे तो ऑक्सीजन के 10 हो जाएंगे, तो यहां तो तुमको 6 तो ऐसे ही रखने, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही है, एक्चुअली ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, समझे, पास से तो लेकिन फॉर्मल चार्ज -1 आ गया, इस पे 0, इस पे -1, और यहां पे आ जाएगा 5 - 0 -4 +1, और इसमें वही 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये बन गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज -1/3, नहीं -2, क्योंकि टोटल चार्ज में मिला कितना है -2, तो इस पे तो +1 है ही, -2/3 -2/3 और ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। CO2 बनाओ, CO2 के स्ट्रक्चर्स,
कार्बन 4 होता है, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो क्या और कुछ हो सकता है? तो चार टोटल वैलेंस आपको कितने, 6 6 और 4 16, ये हो गया। इस पे ही फॉर्मल चार्ज 0, बेस्ट यही है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर कोई ऐसे बना है तो इस ऑक्सीजन के 8 हो गए, कार्बन के 8 हो गए, टोटल वैलेंस कितना हो गया, 6 2 8 2 10 6 16, तो इसके भी 8 हो गए, ऑक्सीजन के भी। और तो इसमें फॉर्मल चार्ज क्या होंगे निकाल के बताओ। और फिर ऐसा भी हो सकता है, क्या होगा इस वाले में, क्या आया 6 -2 +1 आएगा, इस पे 0 ही आएगा, 4 -0 -8/2, और ये -1 आएगा। सिमिलर यहां -1। तो इसमें ये तीनों एक जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, पर तीनों एजेटिव स्ट्रक्चर। इसमें इस बात की कंफर्मेशन कहां से आती है, कार्बन CO2 में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में देखा गया है कि कुछ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। तो ये चीज, अच्छा अब इसकी एनर्जी प्रोफाइल क्या होगी, ये तीनों भी एक जैसे एनर्जी के नहीं है। इसमें ज्यादा सबसे स्टेबल कौन सा है, जब रेजोनेंस स्टेबल कंपेयर करें ना, सबसे पहले इसमें बॉन्ड कंपेयर करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड तो यहां भी 4 है, यहां भी, उसके बाद फॉर्मल चार्जेस, इस पे क्या है, सब पे 0 है, इस पे चार्जेस हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। अच्छा फॉर्मल चार्जेस भी ऐसा हो जाए कि भाई रखना ही अलग अलग स्ट्रक्चर हो, पर एक में ऐसा है कि ए पे +1 है, बी पे माइनस है, और एक और है बी पे प्लस है, ए पे माइनस है, और बाकी सब बातें सेम है। तो माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल है, और प्लस चार्ज मोर इलेक्ट्रो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल है। मतलब सब कुछ सेम हो, पर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि एन पे माइनस, सी पे प्लस, बाकी सब चीजें सेम है, बॉन्ड सेम है, फॉर्मल चार्जेस भी एक बार प्लस एक माइनस होना ही पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, माइनस चार्ज इज बेटर इक्विप्ड एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ज्यादा बेहतर कौन सा है, एन पे माइनस सी पे प्लस, ठीक है ना। पर ये सब कब, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो, उसके बाद फॉर्मल चार्जेस का सम, फॉर्मल चार्जेस कम हो तो ज्यादा अच्छा, फॉर्मल चार्जेस भी होना ही पड़ेगा प्लस और माइनस, तब ये वाली बात। तो यहां हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल 1, ये दोनों की बराबर एनर्जी होगी, और जो हाइब्रिड होगा वो सबसे कम एनर्जी का होगा। और ये जो डिफरेंस है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंट स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसके बीच का डिफरेंस एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस।
ठीक है। अब ये बात देखो, कुछ ये स्ट्रक्चर शोर तो होगा, यही यहाँ पे बुक में भी ये कार्बोनेट दिया हुआ है, नाइट्रेट दी, सर CO2 दिया हुआ है, ये पढ़ भी लो। द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 इज 1:1. द लेंथ ऑफ अ नॉर्मल कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज CO एंड कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड इज, डबल बॉन्ड का ये होता है, ट्रिपल बॉन्ड का ये होता है, पर हमें इसके समवेयर इंटरमीडिएट मिल रहा है, यानी इसमें कुछ स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक भी है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 lie between the values of this C double bond and C triple bond O. Obviously, a single Lewis structure can't depict this position, and it becomes necessary to write more than one Lewis structure and to consider that the structure of CO2 is best described as a hybrid of these three structures जो मैंने बनाए थे, ठीक है ना। अब ये देखो, इन जनरल इट मे बी नोटेड दैट रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा जगह डिस्पर्स करता है, चार्ज डेंसिटी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो मैंने बताई कि हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है, हमने जो डायग्राम बनाए है ना, हर केस में यही काम किया। Resonance averages the bond characteristic as a whole. Thus, the energy of ozone resonance hybrid is lower than either of the two canonical forms. जो ओजोन के दो फॉर्म बनाते थे, तो हाइब्रिड की एनर्जी दोनों से ही कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नाउ फ्यू मिसकंसेप्शंस विच आर एसोसिएटेड विद रेजोनेंस। पहली बात, कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेंस फॉर्म की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, दे आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। The molecule does not exist for a certain fraction of time in one form and for other fraction of time in other form. ऐसा भी नहीं है, ये नहीं है कि कुछ देर के लिए इसमें कुछ देर के लिए नहीं, कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं उनकी, कोई इक्विलिब्रियम भी नहीं, ऐसा नहीं कि ये थोड़ा है ये ज्यादा है, एग्जिस्ट सब कर रहे हैं, नहीं। नो सच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स एज वी हैव। ये वाली बात बाद में समझोगे, और समझोगे इनमें कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ एग्जिस्ट एक संग कर रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए, ये भी नहीं है कि इक्विलिब्रियम है कि ये कम है ये ज्यादा है पर सभी रहेंगे, ये भी नहीं है, रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। द मॉलिक्यूल एज सच हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, which is the resonance hybrid of the canonical forms and which cannot as such be depicted by a single Lewis structure. फिर कुछ बातें ये भी है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स पे फॉर्मल चार्जेस अलग हो सकते हैं। क्या क्या बात है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई शुड रिमेन सेम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, बट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम सेम रहेगा। फॉर्मल चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, बट फॉर्मल चार्जेस का सम सेम रहेगा, वो टोटल मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है वो रहेगा, जीरो है तो जीरो रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमेन सेम। हाँ, ये हो सकता है कि एक में अनपेयर्ड ए है एक में अनपेयर्ड बी हो जाए, वो साइड बदल सकती है, लेकिन नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सके एक में एक अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे में 2 अनपेयर्ड हो जाए, वो आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होंगे। एक पर अनपेयर्ड नहीं है तो किसी में भी नहीं होंगे फिर। तो ये हो गया। देन रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, ये भी। बाकी देखो ये जो चीज है रेजोनेंस, ये हम लोग ज्यादा डिटेल में और पढ़ते हैं जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, क्वेश्चंस वो ज्यादा वहां आएंगे। पर रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अगर बात करें, अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है तो रिलेटिव स्टेबिलिटी सबसे पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। हायर बॉन्ड्स implies higher stability. पहला पॉइंट, इस ऑर्डर में ही चेक करेंगे। सेकेंड, अगर ये बात सेम है, स्ट्रक्चर वेट lesser formal charges is more stable. फिर ये वाली बात। एंड थर्ड, इसके बाद मतलब ये वाली बात भी सब सेट एक जैसी हो रही है, पर फिर भी अलग है कुछ बात में। तो अगर ये दोनों पे भी सेट इश्यू सेटल नहीं हुआ, देन नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, while positive charge is at less इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अभी नॉर्मली इससे आपका कम चल जाएगा। बाकी डिटेलिंग तो जो इसमें और भी बहुत सी चीजें होंगी वो सब ऑर्गेनिक के समय आएंगी। अभी ये 3 बातों से, अभी तो बुक में तो उस बात से स्टेबिलिटी की बात भी ऐसे नहीं किया रिलेटिव, अगर हम अभी जब कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे और डिस्कस करेंगे तो इससे हमारा काम चल जाएगा। जैसे जब मैंने फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है पहले, लेकिन देयर शुड बी अ बोनाफाइड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, शुड बी अ बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर। मतलब ये नहीं चलेगा कि आप एक्साइटेड होकर आपने नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ऑक्टेट एक्सपांड कर दिया, इसका नहीं हो सकता। वो सब तो आपको पहले देयर शुड बी अ बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर, ये तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में आप ऐसा बात कुछ कर दो क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर ही वो बोनाफाइड नहीं है, उसके बाद ये सब बात। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर देखा था एनओ का, यही था एनओ। तो इसमें यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसमें यहां पे अनपेयर्ड है, तो दे आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर यहां पे फॉर्मल चार्ज 0 है और यहां भी 0 है।
6 माइनस 4 माइनस 4/2, 5 माइनस 3 माइनस 4/2। लेकिन यहां 6 माइनस 3 माइनस 4/2, तो ये हो जाएगा, और यहां 5 माइनस 4 माइनस 4/2, तो -1। बॉन्ड इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन फॉर्मल चार्जेस इसमें नहीं है, इसमें है, तो ज्यादा स्टेबल ये हुआ। बात समझे? CO2 में यहां भी 4 बॉन्ड है, यहां भी 4 बॉन्ड है, यहां भी 4 बॉन्ड है, लेकिन इसमें फॉर्मल चार्जेस सभी पे 0 0, टोटल चार्ज भी 0 है। इसमें इस पे +1, इस पे -1 है, टोटल 0 ही है, लेकिन फॉर्मल चार्ज है। और ये भी ऐसा ही, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकली इक्विवेलेंट, आइडेंटिकली इक्विवेलेंट। तो इनकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट मतलब सेम ही होगी ऑलमोस्ट, लेकिन दे विल बी लेस स्टेबल देन, क्यों? A1 में फॉर्मल बॉन्ड तो सभी में 4 है, 4 बॉन्ड है, लेकिन इसमें चार्जेस नहीं है, तो 1 मोर स्टेबल देन। तो ये हमने बनाया भी, 2 की एनर्जी ज्यादा, 3 की सेम, बट इसकी एनर्जी 1 से ज्यादा, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल। ठीक है, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हुई। ठीक है, हम लोग आज यहीं पे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग पहले अब पढ़ेंगे ये वाली चीज। कुछ बीच में 2-4 पॉइंट छोड़ रहा हूं, हम मतलब ऑर्डर में अलग तरह से पढ़ रहे हैं, इसलिए डायपोल में हम VSEPR के बाद पढ़ेंगे, तो ये वाला चीज हम नेक्स्ट क्लास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट 2 क्लास हम VSEPR की थ्योरी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पे ही देंगे। ठीक है।